सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार और साथ है मंजरी, आपको भी नमस्कार। राजुल जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों को और श्रोताओं को मंजरी वर्मा का नमस्कार। और हम पहली बार क्योंकि मिल रहे हैं अपने श्रोताओं से नए साल पर, तो उन सभी को नए साल की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि उनका ये जो साल है ये बहुत अच्छा बीते, खुशियों से भरा, सफलताओं से भरा हो। बिल्कुल। और ये जो साल आया है ये जैसा कि हर बार होता है कि हर बार जो एक नई चीज का शुभारंभ होता है तो वो कुछ उत्साह से, कुछ उल्लास से, कुछ उमंग से होता है। तो बस उत्साह, उल्लास और उमंग की ही बात हो। और हम ये बता दें अपने सभी सुनने वाली सखियों को और सखाओं को कि आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे ब्रेल लिपि के जनक लुईस ब्रेल का जन्मदिन है, उनके बारे में। और इसके साथ ही साथ उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान को याद करेंगे उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर। और अब तेल संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है तो थोड़ी बातचीत उसके बारे में भी होगी। लेकिन तेल का भी बहुत अपने जीवन में उपयोग होता है, महत्वपूर्ण है, तो उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। और क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है तो इसे अच्छी तरीके से संरक्षित करके रखना, तो कुछ उस तरफ कहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं इनके बारे में बात करेंगे। बहरहाल सबसे पहली बात तो ये कि नया साल शुरू हुआ है और तो हमारे अंदर उत्साह, उमंग और जोश तो भरा ही होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। और ये देखा भी गया कि अगर हम किसी काम का आरंभ जो है वो उत्साह के साथ करते हैं तो उस काम में आने वाली मतलब एक तो अड़चने पता ही नहीं लगती। देखो हर काम में कुछ ना कुछ रोक टोक तो आती ही है, लेकिन वो पता भी नहीं लगती। और इसके साथ ही साथ वो काम जो पूरा होता है, जो उसका रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो इतना अच्छा होता है कि देख के लगता है वाह क्या बात है राजुल जी। और जब हम कोई भी काम करें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके अंदर जब आपका उत्साह रहेगा, जोश और जुनून रहेगा, उस काम को करने का जज्बा बुलंद रहेगा, तो जो आपकी सफलताएं तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और लेकिन इसके लिए आपको धैर्य से, शांति के साथ अपने काम को करना है, क्योंकि घबराना बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप सोचेंगे कि आज जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट जल्दी से मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। धीरे धीरे सीढ़ी चढ़िए, देखिए आप एक दिन टॉप पर पहुंच जाएंगे, है ना? हाँ, क्योंकि नीचे से ही शुरुआत होती है और तभी, क्योंकि सबसे पहले नींव मजबूत हो तो परिणाम अच्छे मिलते हैं। सबसे उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए नीचे से ही शुरुआत करनी पड़ती है। तो अगर नीचे से शुरुआत कर रहे हैं तो जरा सा भी एक बार भी ये ना सोचे कि अरे अभी तो ये आगाज है, क्योंकि आगाज ही बताता है कि अंजाम कितना अच्छा हो सकता है अगर आपने उस आगाज को पूरे धैर्य के साथ, पूरी खुशी के साथ और बहुत अच्छे ढंग से आपने शुरू किया तो। बिल्कुल। और कैसी भी विफलताएं तो उसके लिए घबराना भी नहीं चाहिए। चुनौतियों का मुकाबला जो लोग करते हैं, जीत तो उन्हीं की होती है। और इसी के साथ रिश्तों को स्नेह प्यार से सींचना चाहिए और उन्हें समय दे, प्यार दे और उनकी देखभाल करें। जितना ज्यादा आप उनकी देखभाल करेंगे वो उतने ही सुख समृद्धिशाली और प्रसन्न रहेंगे। और रिश्तों में पावर गेम कहते हैं कभी नहीं खेलना चाहिए। आप उनके साथ कभी भी तिकड़मबाजी मैं ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ जी। और अत्यधिक उन पर दबाव भी नहीं डालना चाहिए कि नहीं आपके ऊपर हम बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, नहीं आप ऐसा ही करेंगे जैसा मैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। रिश्तों में जो नाजुकता होती है उसको समझ करके ही धैर्य से आप उस रिश्ते को संवारे तो देखिए वो भी कितने खुशहाल होंगे। जैसे कहते हैं ना राजुल जी की, जैसे एक छोटा सा पौधा हम लोग लगाते हैं तो उसकी हम लोग कितनी प्यार से देखभाल करते हैं, उसी तरह हमारे ये रिश्ते होते हैं। हाँ, हर किसी को अपना एक व्यक्तिगत जो स्थान है वो चाहिए, सभी को चाहिए, जिसे हम अंग्रेजी में पर्सनल स्पेस कहते हैं, वो सभी को चाहिए। और उस पर्सनल स्पेस के साथ अगर आप सबसे बर्ताव करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि रिश्ते दूर तक ना चले। लेकिन रिश्तों के साथ साथ एक बात का और भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान पर आपकी नजर होनी चाहिए। जब अगर हम बहुत ज्यादा बीते हुए कल के बारे में या आने वाले कल के बारे में सोचने लगते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो अभी चल रहा है उससे हमारा ध्यान हट जाता है और वहीं पर चूक
हो जाती है, क्योंकि भाई वही तो शुरुआत हो रही है ना, आगाज तो वहीं पर हो रहा है और आपने सबसे पहले सबसे शीर्ष पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है, या कि जो आप पीछे तमाम रास्ते पार करते हुए, तमाम रुकावटें पार करते हुए आए हैं, उनके बारे में सोचकर आपका मन थोड़ा सा खट्टा हुआ, उदास हुआ और उसी में आगाज जो है वो थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा धीमा हो गया तो फिर मजा नहीं आती है ना। बिल्कुल। और इसी के साथ ये भी देखा जाता है कि हम अपने खर्चे भी कहाँ पर कम कर सकते हैं, है ना। ये सेविंग्स के बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि परिवार को किफायत से रहने के बारे में भी बताना चाहिए, और बचत का जो अर्थ है वो पैसों के साथ साथ दैनिक उपभोग के संसाधनों से भी होता है। तो हमें इस तरह की बातें ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन कहते हैं जब हम लोग बात कर रहे हैं तो फिर कुछ इतनी सारी बातें जब बताने लगते हैं हम, तो उसके बीच बीच में जो एक संगीत का, गानों का जो वो होता है ना पुट, वो बिल्कुल टॉनिक की तरह असर करता है। तो हमें संगीत की ओर चलना चाहिए। नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी, तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। बर्फीली राहों से ला 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 ला, पिघले बदन तेरी तपती निगाहों से, शोलों की आँच आए बर्फीली राहों से। लगे कदमों से, लगे कदमों से आग लिपटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी, तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसी को पता है अब दिन है कि रात है। ला 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 ला। रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसी को पता है अब दिन है कि रात है। लगे दुनिया ही, लगे दुनिया ही आज सिमटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। पलकों पे फैला तेरी पलकों का साया है, चेहरे ने तेरे मेरा चेहरा छुपाया है। ला 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 ला,
छुपाया है। तेरे जलवों की धुंध नहीं छटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तुझे मिल के भी प्यास नहीं घटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। नजरें नहीं हटती तो फिर नजारे क्या देखे जाए। वो एक जो होता ना अर्जुन की के लक्ष्य की तरह सिर्फ मछली की आंख ही नजर आती है। गाना इतना प्यारा था कि मन कर रहा था सुनते रहे, लेकिन गाने तो हम आगे भी सुनेंगे, लेकिन हमारी बातें जो है हमारे जो सुनने वाले हैं, उन्होंने, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कल करेंगे, अब करेंगे, कब करेंगे, भावनाएं आती हैं किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले तो मुश्किल होता है। उत्साह होना जरूरी है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले योजना बनाना जरूरी है और उसी योजना के अनुसार समय से कार्य को पूर्ण करना ही कार्य के प्रति सच्ची लगन होती है और वो कार्य पूर्ण भी होता है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरा मत यह है कि हर दिन की शुरुआत उत्साह से हो। बिल्कुल, आरंभ अच्छा तो अंत भी अच्छा, कहते भी हैं हम लोग। बिल्कुल आरंभ श्रोता ने बहुत अच्छा लिखकर भेजा है, तो शुक्रिया कहते हैं। और याद आता है ना कि मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कहाँ गए वो दिन, ऐसा लगता है ना दिन आता है बार बार कि लगता है नया साल आता है। तो हम लोग याद कीजिए आप अपना बचपन, जब नए नए कार्ड्स बनाने लग जाते थे, है ना, अपने हाथ से बना के अपने जो खास, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्साह का मापदंड जो है वो बदलता रहता है। बिल्कुल, समय के अनुसार बदलता रहता है। तो वो समय जो था जब हम लोग अपने हाथ से कार्ड बनाते थे, चाहे वो कोई भी त्योहार हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे नए साल पे, तो कितने सारे कार्ड बनाते थे। पेन ब्रश से कलर कर रहे हैं, स्केच पेन से बना रहे हैं, या फिर वो कटिंग करके फ्लावर वगैरह बनाए जाते थे। फूल सुखा के बहुत पहले से रखे जाते थे, पत्तियों को सुखाया जाता था कि अब की बार इस तरह से, और जितना कलात्मक ढंग से बना सके उसका इंतजार रहता था। कई बार तो ये भी किया गया कि चलो कुछ कपड़ों के जो डिजाइन काट के, उनके डिजाइन काट के उस पर कागज पर इस तरह चिपकाएं कि वो कोलाज जैसा बन जाए और बड़ा सुंदर बन के आता था। तो वो समय था जब उत्साह के साथ एक मतलब कहते हैं ना जिसको कि रचनात्मकता के साथ नए साल का शुभारंभ किया करते थे जी। और बहुत सारे कार्ड बनाते थे और जितने भी अपने खास रिश्तेदार होते थे उनको भेजा जाता था, और उसके साथ उसमें हेल्प भी करते थे। घर में मम्मी या पापा भाई वगैरह हेल्प भी करते थे कि चलो ऐसे बना लो, आइडियाज एक दूसरे को देते थे। तब और तो बहुत ज्यादा तो इतनी सुविधाएं नहीं थी कि नेट पर देख लें कि उस तरह से देखे तो बड़ों से पूछ लेते थे, या कोई पिछले साल का कार्ड आया तो उसको ही देख के बना रहे हैं, या अपनी ड्राइंग बुक होती है उससे बना रहे हैं, पेड़ पौधे जानवर सब चीज बनाते थे। तो बड़ा अच्छा लगता था कि सब बिजी हैं, और एक हफ्ते पहले उसको पोस्ट करने की भी रहती थी कि भाई अब तो ये पोस्ट भी करना है। तो उसके लिए फिर पापा से मिन्नतें की जाती थी कि भाई इतने कार्ड हैं, इतने टिकट लगेंगे। तो वो जो उत्साह था वो बहुत याद आता है। और आजकल तो क्या है कि देखिए सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, तो फटाफट हम लोग कार्ड इधर से उधर लेकर के भेज देते हैं। हाँ, ये वक्त की बात है, जैसा समय है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। और आज का जो ये समय है ये भी कहीं ना कहीं तकनीकी रूप से हमें बहुत विकसित कर गया है। जैसे हम पहले के जमाने में हम हाथ से जो चीजें करते थे वो हम आज भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आज भी जो वो एक खास एहसास होता है किसी के हाथ के बने उपहार का, वो तो बिल्कुल सबसे अलग होता है। तो इसके साथ ही साथ अब जो एक ये कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है कि आप अपना कार्ड पोस्ट भी कर सकते हैं, समय और की बचत भी होती है तो। समय की बचत होती है, और इसके साथ ही साथ तुरंत का तुरंत आप उसी समय अपनी शुभकामनाएं पहुंचा सकते हैं। और उसका जब रिप्लाई भी आ जाता है तो भी देख के खुश हो जाते हैं। अरे वाह, रिप्लाई आ गया। बिल्कुल, क्योंकि पहले क्या होता था राजल जी कि हमने कार्ड तो पोस्ट कर दिया, फिर एक हफ्ते तक इंतजार कर रहे हैं तो पोस्टमैन डाल गया कार्ड्स, तो उसमें भी फटाफट मतलब
उसके एड्रेस जिसका नाम लिखा होता था उस हिसाब से हम लोग खोलते थे कि अच्छा ये पहले खोलेंगे या वो खोलेंगे, और कार्ड को ले करके उसको बहुत टाइम तक अपने ड्राइंग रूम की अलमारी में सजाना या मेज पर सजाना। और जब वो समय बीत भी जाता था, जैसे कई बार तो घर में ये भी कहा जाता था भाई हो गया, अब नया साल आके पुराना हो गया है, अब तो ये कार्ड हटा दिए जाए। तो जब वो हटाते भी थे तो बड़े संभाल के रखे जाते थे। कई बार तो आने वाले साल तक, अगला साल जब तक शुरू नहीं होता था तब तक हम उसे संभाल कर रखते थे। खैर वो सब भी एक खास तरह की यादें थी और उनका अपने मन में एक खास कोना है जो बहुत खूबसूरत है। और वो भी एक छोटी सी बात ये, जब कार्ड हम लोग सजाते थे तो वो कहीं एक बाई चांस एक लुढ़क गया, गिर गया हवा से या किसी भी तरीके से, तो उसके साथ एक दो और हो जाते थे, तो फिर एक ना जोश होता था कि जाके वापस उनको खड़ा कर रहे हैं, सजा रहे हैं। हाँ। मतलब ये क्रम जो है 5-6 महीने तक तो चलता ही चलता था, जब तक घर में कोई कहे ना कि भाई अब बस करो, इसको फोल्ड करके रख दो। तो ये चीज उस समय की है और तो बड़ी याद आती है। वो हाथ से बनी चीजों का उत्साह था, और अब जो है वो दिमाग और तकनीक की सहायता से जो बनी चीजें हैं, जैसे कुछ लोग गा कर, कुछ लोग उसमें कुछ बनाकर, कुछ अलग से बनाकर, या अब तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भी सुविधाएं आ गई हैं जिसमें आप खुद से कार्ड डिजाइन करके भी भेज सकते हैं। तो इस तरह से भेजते हैं लोग। और ये नजरिए का फर्क है मंजरी, मुझे तो लगता है कि जैसे जो पुराना समय था वो भी बहुत खूबसूरत था, और जो आज का है वो भी खूबसूरत है, क्योंकि खूबसूरत है। हम लोग नई तकनीकी को भी सीख रहे हैं। हाँ, तो और हम उन जो पुरानी चीजें हैं उन्हें भी अपने जीवन में क्यों हम ये सोच कर चलते हैं कि जैसे हम अक्सर सोचते हैं कि जैसे अब आजकल सर्दियों का समय चल रहा है तो याद करते हैं कि अरे जो अलाव जलता था उसमें आलू भून के, टमाटर भून के, उसकी सब्जी वो चटनी बनती थी, और आलू का जो भरता बनता था, और वो फिर वो लहसुन और मिर्च की चटनी के साथ जो खाई जाती थी, मूंगफलियां भूनी जाती थी। तो वो सब चीजें आज भी कायम हैं। और जब अगर हम चाहें तो जैसे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं ना कि बाहर एक दिन सिगड़ी सुलगा के रख लेना। और आजकल वैसे इन दिनों की जो कोरोना का समय, तो सभी लोग घर पर है, तो कई जगह हमने ये भी देखा है कि वो लोग बाकायदा रात में जला करके, अलाव जला करके उसमें आलू वगैरह भून रहे हैं, तो या शक्करकंद है तो वो भून रहे हैं। तो इन सब का जो मजा है वो बहुत आ रहा है, वो आनंद ले रहे हैं इन सब चीजों का। बल्कि मैंने तो अभी ये नए साल के ही अवसर पर कहीं सुना, किसी ने बताया मुझे कि उन्होंने अपने छत पर नए साल की पार्टी का आयोजन किया। और वो पार्टी कैसी थी कि सभी अपनी अपनी छतों पर आसपास, क्योंकि पास छतें थी, वो सब इकट्ठे हो गए और वहां पर इकट्ठे होके एक घर में चूल्हा जला और उस चूल्हे पर दाल पकी, भरता पका और खाने का तमाम सामान पका। उन्होंने वो जो सब्जियां होती हैं उनको भी मसाला लगा के पहले रखा था, रोस्ट किया उनको, वो सब हुआ। और उसके बाद फिर सबने अपनी अपनी छतों से गाने गाए और 12 बजा मतलब तो डिस्टेंस भी मेंटेन रखा और एंजॉय भी किया। तो ये तरीका अच्छा है। तो ये अपने नजरिए का फर्क है कि हम उन चीजों को अपने जीवन में एक नए रूप में कैसे उतारें, और वो चीजें करनी भी चाहिए, क्योंकि आज के समय जिन बच्चों को नहीं पता है, बच्चों ने नहीं देखी है, वो बहुत खुश होते हैं इन सब चीजों को देख करके। बिल्कुल। तो ये प्रथाएं जो है, ये जो उत्साह उमंग का है, चलना चाहिए। और हम लोग बढ़ते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ। आजा मिलके सुन जा मेरे दिल से, तुझ में क्या है दीवाने, जाने मन तू क्या जाने, आजा मिलके सुन जा मेरे दिल से। सब सुन लिया दिल ने कहा, प्यार हुआ इकरार हुआ, ला 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 ला। तुझ में क्या है दीवाने, जाने मन तू क्या जाने, आजा मिलके सुन जा मेरे दिल से। सब सुन लिया दिल ने कहा, प्यार हुआ इकरार हुआ, ला 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 ला।
नई जिंदगानी। झूमे फिजा, गाए हवा, प्यार हुआ, इकरार हुआ, ला 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 ला। अरे हो गए हम क्यों दीवाने, जाने मन को क्या जाने, आजा मिलके सुन जा मेरे दिल से। इकरार हुआ, ला 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 ला। तुझ में क्या है दीवाने, जाने मन तो क्या जाने, आजा मिलके सुन जा मेरे दिल से। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। अब ना हम तुम्हारे दिल से निकलेंगे कभी, दुनिया चाहे बदले हम न बदलेंगे कभी, कसम है हमारी वफा की। अरे अब ना हम तुम्हारे दिल से निकलेंगे कभी, दुनिया चाहे बदले हम न बदलेंगे कभी, कसम है हमारी वफा की। रुकेंगे ना हम अब तो सनम, प्यार हुआ, इकरार हुआ, ला 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 ला। तुझ में क्या है दीवाने, जाने मन को क्या जाने, आजा मिलके सुन जा मेरे दिल से। हे सब सुन लिया, दिल ने कहा, प्यार हुआ, इकरार हुआ, ला 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 ला। भाई बहुत झूमता हुआ मस्ती भरा ये गाना सखियों के साथ सुना और मजा आ गया। बिल्कुल, हम भी झूम रहे थे गाना। और हमारी एक सुनने वाले ने हमारी एक लिखा उन्होंने फेसबुक पर कि वो सुनते सुनते चुपचाप पानी पूरी भी तलती जा रही है और जवाब भी दे रही क्या हैं। बात और है। ये तो टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। बिल्कुल, अब 4 बजे उनसे कहते हैं हमको खिलाइए भी। तो चलिए, वो गाने के साथ, प्रोग्राम के साथ साथ वो तल रही हैं, आनंद लेंगी इस चीज का। तो बहुत अच्छी बात है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल की। आज उनका जन्मदिन है। वैसे देखो ना मंजरी, अगर इंसान चाहे तो उसके इरादे, उसका जुनून अगर बिल्कुल पूरी बुलंदी पर हो तो क्या नहीं कर सकता वो। बस अपनी सोच उसको एकदम साफ साफ रखनी है और अपने जो विचार प्रक्रिया है उसको बिल्कुल सीधा सरल और ऐसा रखना है कि जहाँ पर भी कहीं बाधाएं या रुकावट आए तो उनसे आगे बढ़ने का जज्बा मन में हो। तो फिर ऐसे में जो चुनौतियाँ होती हैं वो खुद ब खुद किनारे होती जाती हैं। और कैसी भी कमियां हों उसके खुद के अंदर अगर ये जज्बा है कि हमें आगे ही बढ़ना है तो फिर उन पर भी विजय पा ही लेते हैं और फिर वहां पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना है। बिल्कुल। और जो ब्रेल लिपि के जन्मदाता लुईस ब्रेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहले ये बता दें कि ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्र की ज्योति की कमी की वजह से जो दिव्यांग हैं वे इस लिपि के माध्यम से पढ़ व लिख सकते हैं। इसका आविष्कार 1824 में फ्रांसीसी लेखक लुईस ब्रेल ने किया था। ये अलग अलग अक्षरों, संख्याओं और विराम चिन्हों को दर्शाते हैं। लुईस ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809
गांव में फ्रांस के एक छोटे से कस्बे कुपरे के एक साधारण परिवार में हुआ था। लुई ब्रेल के पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी का काम करते थे। उनके ऊपर काफ़ी काम का बोझ रहता था, इसलिए उन्होंने अपने 3 साल के बेटे को भी अपने साथ लगा लिया। एक दिन पिता के साथ काम करते वक्त वहां रखे औजारों से वे खेल रहे थे। लुई की आंख में एक औजार लग गया और चोट लगते ही आंख से खून बहने लगा। परिवार के लोगों ने समझा मामूली सी चोट लगी है और उन्होंने सिर्फ एक पट्टी बांध दी। इलाज की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि जैसे जैसे लुई की उम्र बढ़ती गई, घाव गहरा होता चला गया और 8 वर्ष की उम्र आते आते दोनों नेत्रों की रोशनी जाती रही। लेकिन जो ये होता है ना कि एकदम से कहीं पर आघात लगा और जीवन रुक गया, तो इन्होंने इसे जीवन के लिए रुकना नहीं माना, बल्कि उन्होंने उस चीज़ को अपना एक हथियार बना लिया आगे बढ़ने का, और उसी को हथियार बनाकर उन्होंने विद्यालय में दाखिला लिया, पढ़ाई की और 1824 में उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की। और ये जो खोज थी वो दिव्यांग लोगों की शिक्षा में क्रांति बनकर आई, क्योंकि इसके पहले ऐसा लगता था कि अगर आंखों में रोशनी नहीं तो फिर पढ़ाई कहाँ, फिर किताबों का क्या मतलब। लेकिन इस चीज़ के साथ जब ब्रेल लिपि का जब आविष्कार हो गया तो फिर ये जो रुकावट थी पढ़ने लिखने की वो अपने आप ही खत्म हो गई। फ्रांस की सेना के कैप्टन चार्ल्स बर्बियो ने उनसे मुलाकात की और तब उन्हें इस लिपि के बारे में विचार आया। फिर उन्होंने अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नाइट राइटिंग और सोनोग्राफी के बारे में उनको बताया था, लुई को। तो इससे उनको इस तरह का ख्याल आया कि कुछ इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। ये लिपि कागज पर उभरी हुई होती थी और 12 बिंदुओं पर आधारित थी। बिल्कुल। लुई ब्रेल ने इसी को आधार बनाकर उसमें संशोधन कर उस लिपि को 6 बिंदुओं में परिवर्तित किया और ब्रेल लिपि को खोज लिया। उन्होंने न केवल अक्षरों और अंकों को बल्कि सभी चिन्हों को भी लिपि में सहेज कर लोगों के सामने प्रस्तुत भी किया। इस तरह उन्होंने 64 अक्षर और चिन्ह बनाए। लुई ने लिपि को यादगार बनाने के लिए विराम चिन्ह और संगीत के नोटेशन लिखने के लिए भी जरूरी चिन्हों का लिपि में समावेश भी किया। और ये बात करते हुए उनका जो विचारधारा थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्होंने कहा कि बातचीत करना मतलब एक दूसरे के ज्ञान को समझना। और दृष्टिहीन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो दिव्यांग हैं, जो नहीं देख सकते, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जब तक विचारों का संप्रेषण ना हो तब तक एक दूसरे का ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी को समान महत्व देना चाहिए। हर किसी में अपनी अपनी विशेषताएं, अपनी अपनी उपयोगिताएं हैं और उन सभी को अगर हम समान रूप से महत्व देते चलेंगे तभी हम नए समाज का निर्माण कर पाएंगे। फिर ब्रेल लिपि की प्रत्येक आयताकार सेल में 6 बिंदु यानी डॉट्स होते हैं जो थोड़े थोड़े से उभरे होते हैं। ये 2 पंक्तियों में बनी होती है और इस आकार में 64 अक्षरों को बनाया जाता है। फिर इसी तरह से इसको पढ़ा जाता है। बिल्कुल। और इसी तरह दाईं ओर से जो एक तरफ इसके 1, 2, 3 अंक लिखे होते हैं और दूसरी तरफ लिखे होते हैं 4, 5, 6 अंक लिखे होते हैं और एक बिंदु की औसतन ऊंचाई करीब 0.02 इंच होती है। इसको पढ़ने की विशेष तकनीकी होती है। ब्रेल लिपि को पढ़ने के लिए बच्चों में इतना ज्ञान होना आवश्यक है कि वो अपनी उंगलियों को विभिन्न दिशाओं में सेल पर घुमा सकें। ब्रेल लिपि को स्लेट पर भी प्रयोग में जाता है। इसके अलावा टाइपराइटर पर भी इसको आविष्कार किया गया और उसके माध्यम से भी लिखा जाने लगा। ब्रेल लिपि को पन्ने पर लिखने के लिए कुछ नुकीले स्टाइलस द्वारा पीछे से आगे को उभरे हुए निशान से डॉट्स को अंकित कर लिखा जा सकता है। अब कंप्यूटर की अगर बात करें तो उससे जुड़े ब्रेल एम्बॉसर जो हैं वो उससे प्रिंट भी किया जा सकता है और जो बच्चे सीख जाते हैं वो बहुत तेज़ी से किताबों को पढ़ लेते हैं। ऐसे बच्चे छड़ी की मदद से चलते हैं और ऑडियो टेप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन्हें टाइपिंग भी सिखाई जाती है और इसके साथ ही साथ वो जो कुछ भी उनको
सीखने बहुत को मिल तेजी रहा से है। सीखते हाँ, बच्चे उसको हैं। बहुत जल्दी से सीख लेते हैं। बिल्कुल। और ब्रेल लिपि की पहली जो किताब थी वो 1829 में प्रकाशित हुई थी। वहीं लुई को संगीत में भी काफ़ी रुचि थी। वे कई तरह के यंत्र बजा लेते थे। बाद में उन्हें टीबी रोग ने घेर लिया और उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी और कुछ ही कम उम्र में ही, करीब 43 वर्ष की उम्र में ही उनका निधन हो गया। उनके निधन के कई वर्षों बाद रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ ने इस लिपि को मान्यता दी। अच्छा, ये इतना महान काम करने वाले जी। लुई ब्रेल को पूरे विश्व में सराहा गया बिल्कुल। और भारत में भी उनके काम की बहुत सराहना हुई और उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। उन्हें भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था और इतना ही नहीं, जब उनकी मृत्यु के 100 वर्ष पूरे हो गए तो फिर उनके शरीर को फिर से एक बार फिर से उन्हें उतना ही सम्मान सम्मान दिया देते गया। हुए फ्रांस सरकार ने बिल्कुल, ये एक पूरे सम्मान के जी। साथ उनके उस दिन को मनाया। और ये बहुत ही गर्व की बात है कि उनको इतना हम लोग आज सम्मान देते हैं, याद करते हैं। और कोई भी चीज़ जो है वो हमारे अंदर शरीर में कमी है, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हर मतलब चुनौती जो को हम स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, हम जो कहते हैं ना कि आंखें हैं तो दुनिया है जी। और आंखों के जरिए ही हम दुनिया को देख सकते हैं। लेकिन अगर आंखें नहीं हैं तो भी दुनिया की उस खूबसूरती को नजरअंदाज करने के लिए नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से अंगीकार करने के लिए, उसका आनंद लेने बिल्कुल। के लिए हमें सक्षम बनाने वाले लुई ब्रेल, उनको हम सादर नमन करते हैं। और जब आंखों की बात चलती है ना मंजरी, तो फिर आंखों से जुड़ी हुई तमाम सारी सावधानियां होती हैं जो हमें पूरी उम्मीद है, जैसे कि सुबह सुबह ठंडे पानी के छींटे मारना और इस तरह की जो सर्दी गर्मी एक्सरसाइज करना। हाँ, जी। जो सर्दी गर्मी आंखों की हो जाती है, उसमें जो जिस तरह के रोग हो जाते हैं, उन रोगों से बच के रहना और धुएं वगैरह से अपनी आंखों को बचा के रखना, ये सब जो छोटी छोटी सावधानियां होती हैं उन्हें भी करते रहना चाहिए, ताकि जो आंखें हैं वो दीपक की तरह बिल्कुल जगमगाती रहे। बिल्कुल। और समय पर जब जैसे मोबाइल चलाते हैं तो अंधेरे में नहीं चलाएं, इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि आंखों की रोशनी के लिए हमें खुद ही जो ब्लू लाइट होती है वो बहुत नुकसानदेह होती है। तो अंधेरे की बजाय उजाले में ही उस पे काम करें। और हम लोग सुनते हैं एक प्यारा सा नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा, वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या? मैं क्या जानूं छाँव है क्या और धूप है क्या? रंग बिरंगी इस दुनिया का रूप है क्या? वो क्या है? एक पर्वत है, उस पर्वत पे एक बादल है। ये बादल कैसा होता है? तेरे आंचल जैसा होता है। वो क्या है? एक पर्वत है। मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का, मस्त हवा ने घूंघट खोला कलियों का। झूम के मौसम आया है रंग रलियों का। वो क्या है? एक बगिया है, उस बगिया में कई भंवरे हैं। भंवरे क्या जोगी होते हैं? नहीं दिल के रोगी
अच्छा वो क्या है? वो सागर है, उस सागर में एक नैया है। पर तूने कैसे नाम लिया? मन से आँखों का काम लिया। वो क्या है? वो सागर है। काजल है, बादल है और इनके साथ ही साथ जीवन का संगीत है। बिल्कुल, और संगीत बहुत ही प्यारा था ये संगीत। बहुत प्यारा गाना है। वैसे जब संगीत की बात होती है तो तमाम तरह के वाद्य, तमाम तरह के स्वर, तमाम तरह के कलाकार, बहुत सारे कलाकार, जी। आदरणीय कलाकार एकदम जहन में आते हैं। और आज ऐसे ही एक संगीत की दुनिया के सितारे उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब की पुण्यतिथि है, तो उन्हें याद करते हैं आज। बिल्कुल। प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान जी को संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर नाम से जाना जाता है। आपका सितार वादन इतना चमत्कारी होता था कि श्रोताओं को संगीत के रस में भिगो जाता था। वे मंत्रमुग्ध होकर सुना करते थे। इनके वादन की अपनी शैली है जिसे लोग जाफर खानी बाज कहने लगे। दरअसल इसमें मिजराब का काम कम, मिजराब उस चीज को कहते हैं जिसको हाथ में पहनकर सितार के तारों को छेड़ा जाता है, तो उसका काम कम और बाएं हाथ का काम ज्यादा होता है। कर्ण, मुर्गी, खटका आदि का काम भी अधिक रहता है। इसके श्रवण और प्रस्तुतिकरण में बीन और सरोद, इन दोनों का आभास मिला क्या रहता है। बात है। हलीम साहब का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश के निकटस्थ जावरा नाम के गांव में हुआ था और कुछ समय बाद आपका परिवार मुंबई आ गया था। उसके बाद आपके पिता उस्ताद जाफर खान भी सितार खूब अच्छा बजाते थे। परिवार में संगीत का वातावरण था जिसका प्रभाव उन पर पड़ा और इसी वजह से संगीत के प्रति उनका लगाव बचपन से ही था। बिल्कुल राजू जी, देखिए ना, जब परिवार में ऐसे ऐसे शख्सियत होते हैं कि वो खुद ही इतने गुणी हैं, तो बच्चों पर उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता ही है। और चूंकि शुरुआती सितार की शिक्षा अब्दुल हलीम जाफर खान जी ने प्रसिद्ध बीनकार उस्ताद बाबू खान से प्राप्त की थी, उसके बाद उस्ताद महबूब खान से सितार की उच्च स्तरीय तालीम हासिल की। इस तरह से वे आप अपने फन में पूरी तरह से माहिर हो चुके थे। इस क्षेत्र के सबसे बड़े कलाकारों में पंडित रविशंकर जी, पंडित निखिल बनर्जी, उस्ताद विलायत खां, उस्ताद मुश्ताक अली खां जैसे 5 दिग्गज सितारों में से वे भी एक थे। और एक बहुत अच्छा जो मतलब हमारे दिल के बहुत करीब बात है और जिसे सोचकर बहुत गौरव होता है, महसूस होता है कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में बतौर कलाकार भी काम किया। ये बात एक अपने आप में ऐसी वो है कि हाँ, कि गौरव के साथ साथ खुशी एक महसूस होती है कि हाँ, वो इसी संस्था के वो रहे हैं। और साथ ही साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी गायक, सितार वादक, उन्हें 1970 में राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री और 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1987 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और आपको कर्नाटक राग कीरवानी, लतांगी, कराप्रिया, मानवती, गणमूर्ति और अन्य सितार प्रदर्शनों में लाने का श्रेय दिया जाता है, जो उन्हें एक हिंदुस्तानी संवेदनशीलता और जाफर खानी शैली में वो उसे प्रस्तुत करते थे। वे इसके साथ ही प्रसिद्ध वीणा वादक इमरानी सांकरा शास्त्री के साथ कर्नाटक संगीत में सहयोग करने वाले पहले हिंदुस्तानी संगीतकार बने। और अगर हम फिल्म म्यूजिक की बात करें, जो भारतीय संगीत है, सिनेमा का संगीत है, उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। शुरुआत तो हुई थी 1946 से, जब वो सिर्फ 17 साल के थे और उस समय उन्होंने हिंदी फिल्म परवाना के लिए गीतों में सितार बजाया था। इसके बाद उन्होंने मुगले आजम में झनक झनक पायल बाजे, गूंज उठी शहनाई, कोहिनूर जैसी फिल्मों के लिए भी
रचना और अभिनय किया और वसंत देसाई जैसे प्रसिद्ध संगीत निर्देशकों के साथ भी सहयोग दिया। क्या बात है। और इसी के साथ सी रामचंद्र, मदन मोहन और नौशाद जी ने भी जब वो उनके साथ काम करते थे तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने न केवल फिल्म संगीत को समृद्ध किया बल्कि उनकी भागीदारी ने मेरे गीतों को प्रतिष्ठा भी दिलाई। और सन 1976 में अब्दुल हलीम जी ने मुंबई में सितार की तालीम हलीम अकादमी खोली और उन्हें महाराष्ट्र सरकार से गौरव सम्मान और मध्य प्रदेश सरकार से शिखर सम्मान और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला और उनके बहुत से एल्बम भी निकले। और बहुत सी रागों पर उन्होंने काम किया। उसमें जय जयवंती, पहाड़ी, खुसरूबानी जैसे मधुर राग ये उन्हीं की इजाद हैं। और ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी उस्ताद जो उन्होंने आज ही के दिन यानी 4 जनवरी को ही इस फानी दुनिया को अलविदा कहा था। आज उनके संगीत को हम सब सुनकर उनको याद करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन करते हैं। ऐसी महान प्रतिभाओं से संपन्न है हमारा भारतवर्ष, ये सोचकर हम नाज होता है। हम सभी को ऐसी ही अनेक महान जो शख्सियतें हैं उन पर गर्व है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में खूब नाम कमाया और अपने फन से, कला से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी छम छम कामनी चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत झूम झूम तथई तथई तथा झूम झूम चनना झूम झूम चनना, क्रांता 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 था था था, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका।
सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा नि रे सा रे सा नि ध प म प ध नि सा रे सा नि ध प म प ग म ध प ग म रे सा मधुबन में राधिका नाचे रे सा 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 नि ध प म प ध प ग म रे सा नि रे सा सा ध ग म ध ध नि ध सा मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका ओधे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना नादर दिरता नीता धारे ओधे ता ना धीर धीर ता ना धीर 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 तुम धीर 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 तिरिकिड़ता के तुम तिरिकिड़ता का तिरिकड़ तिरिकिड़ता धाने नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता धार धीम धीम ता ना ना हाँ, क्या खूब सितार, कितना बिल्कुल, सुंदर। इतना सुंदर बज रहा था कि बस सुनने का और दिल कर रहा था ना। ऐसे वाद्य यंत्र जब भी बजते हैं तो बस मन उसी ओर चला जाता है और एक तरह से खुशी मिलती है जब भी हम किसी भी वाद्य यंत्र को सुनते हैं। और सितार था तो क्या कहना है। सितार के तारों में कुछ एक ऐसी बात ही है कि लगता है कि जैसे कहीं से उम्मीद की एक लहर चली आ रही है और अपने साथ सब कुछ जो अंधेरा है, जो नकारात्मक है, उसे बहा लिया जा रही है। बिल्कुल। वैसे जो उम्मीद की बातें होती हैं या जो कुछ भी ऐसा होता है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वो अगर हम गौर से देखें तो हमें प्रकृति से ही मिलता है। बिल्कुल, चारों ओर अगर नजर दौड़ाएं तो हर चीज हमारी प्रकृति से ही जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और ऐसे ही जो हमारी जिंदगी को आसान करने के लिए जो चीजें हैं वो भी हमें प्रकृति ही देती है। बिल्कुल, प्राकृतिक संसाधन है कितने सारे, और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण संसाधन है तेल। जी। तेल का उपयोग हम कई तरह से करते हैं। अब चाहे वो अगर हम अपने वाहन को चलाने की बात करें उसके लिए हो, या कि फिर और दूसरी तरह के जो साधन होते हैं ईंधन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी उसका पूरा वो होता है, उपयोग होता है। प्राकृतिक संसाधन है वो भी, ईंधन जो हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो तेल का जो उपयोग है वो विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने में होता है। बहुत सी कंपनियां जिसमें मशीनें चलती हैं उनमें भी तेल लगता है। जैसा आपने कहा है कि कार, बस, स्कूटर, कोई भी चीज़ हो जो चलानी हमें वो तेल से ही चलती है। चाहे वो घर में भी बात अगर हम करें, घर की भी बात करें तो वहाँ पर भी हमें इन सब की जरूरत पड़ती है, ईंधन की जरूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें अपने इन संसाधनों को बचा के रखना है, संभाल के इसका इस्तेमाल करना है, संरक्षण करना है, और जिससे कि हमें भविष्य में भी ये मिलता रहे। आज अगर हम वर्तमान में हम इस तरह से करेंगे इसका उपयोग तो हमें भविष्य के लिए भी तेल पूरी मात्रा में मिलेगा। बिल्कुल। तेल जो है वो समझ लीजिए कि औद्योगिक क्रांति लेकर आया है, और तेल जो है वो तरक्की का एक
साथी बन गया है, साथी हम बन सफर गया है। बन गया है, जी। जिसके साथ साथ आगे बढ़कर हम नए नए आविष्कार कर सकते हैं, नई नई चीजें खोज सकते जी। हैं, जीवन को और सुगम बना सकते हैं। बिल्कुल। और हमें क्या करना चाहिए कि जो हम साधन यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनके रख-रखाव पर ध्यान रखना चाहिए। वही मैं आ रही थी, है यही ना? बात कहना चाह रही थी कि अच्छा। सुगम बनाने की जब बात जी। होती ना, तो हम सुगमता के लिए सोच लेते हैं कि अगर हमें थोड़ी दूर भी जाना हुँ। है, तो हम फटाक से जो भी घर में साधन है, होते हैं। जैसे मोटरसाइकिल है या कार है, वो निकाल लिया और चले गए। बिल्कुल। बिल्कुल पैदल नहीं चलना और बस वाहनों का ही उपयोग करना, ये हमारी आदत बन गई, क्योंकि हम हाँ। जीवन को सुगम बना रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि जब हम अपना वाहन निकालते हैं, तो हमारे आस-पास जो भी उस तरफ जा रहे हैं, उस दिशा में जा रहे हैं, तो हमें उनसे भी बात कर लेनी चाहिए कि आप हमारे साथ चल सकते हैं तो अच्छा है। यानी एक कार निकलेगी और उसमें या कोई भी स्कूटर मोटरसाइकिल चलेगा, उसमें 1-2 आपके साथ बैठ जाएँगे, तो एक ही गाड़ी सड़क पर रहेगी, परिवहन रहेगा और आपको सुविधा भी रहेगी और उन सबको भी आराम रहेगा कि तेल की बचत भी हो रही है और आप उसी रास्ते से अपने ही रास्ते पे लोगों को छोड़ते हुए आगे निकल गए हैं। बिल्कुल। तो इस तरह की सोच रखनी चाहिए और थोड़ी सी दूर अगर आपको जाना है तो आप पैदल जाइए, जिससे आपका शारीरिक व्यायाम भी हो, और नहीं तो आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह की जब हम सावधानियां रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो तेल तो हमारा बचेगा ही बचेगा। और हमारे एक श्रोता ने टिप जी। भी लिखकर भेजा है अच्छा। कि तेल के संरक्षण के लिए हम मोटरसाइकिल में जो इंजन ऑयल होता है उसे समय पर बदलें। बिल्कुल, और सही कंपनी का भी होना चाहिए तेल। बहुत इन्होंने अच्छी बात लिखकर भेजी है, तो हम अपने इन साथी का शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह जब बात आती है घर में, जैसे हमारे और भी जो है साधन है, जैसे बिजली की बात करते हैं, तो उनका भी इस्तेमाल हमें, विद्युत का भी इस्तेमाल हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। बेकार में बिजली, पंखे, टीवी नहीं चलने चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और इसी तरह जब गृहिणियों की बात आती है, तो फिर जो ईंधन है उसका इस्तेमाल बहुत समझदारी से करें। अपने गैस को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके रखें और अगर ये ध्यान रखें बाकायदा कि जब आप खाना पका रही हैं तो गैस की बर्बादी ना होने पाए। बिल्कुल। उसके लिए जो खाना धीमी आंच पर पकना है उसे धीमी आंच पर ही पकाएं। जितना पानी लगना है, जरूरत से ज्यादा पानी नहीं कि बाद में आप पानी जला रहे हैं, उसमें भी आपकी गैस बेकार में खर्च हो रही है। और जो इसके साथ साथ आप जो अनाज है, दाल है, चावल है, जो भी आप पकाना चाहते हैं, तो उसको भिगा लें, भिगो के रखें। तो मुझे लगता है आप यही बात कहने जा रही थी, है ना? कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम जो सोच रहे हैं तो सामने वाला तो बात मन की जान जाता है। सखियां है ना हम लोग, तो बिल्कुल वो जो इंट्यूशन, जो दिमाग की एक लहर होती है ना, वो पहुंच ही जाती है दूसरे तक। गई। तो इस तरह की चीजें हैं, जो सब्जियां हैं काटनी है, वो आप पहले से काट के रख लीजिए। यानी कि खाना बनाने का सारा सामान एक जगह आप इकट्ठा कर लीजिए, फिर आप खाना बनाना शुरू करेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। और कुकर, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। कोई भी खाना है तो उसे आप समतल तली के बर्तन में पकाएं। गोल तली वाले में पकाने से क्या होता है, आग, आँच जो इधर-उधर जाता है, खराब फैलती है। और तो, जो छोटे बर्तन होते हैं ना, उनको, उनमें अक्सर देखा गया है कि बर्तन से गैस की लौ जो है वो बाहर निकल रही है, जो फ्लेम है वो बाहर निकल रही है, तो लपट को बर्तन की तली तक ही सीमित रहे, इसका ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और कि अगर बहुत गौर से देखना है कि गैस के चूल्हे से जो लपट निकल रही है वो नीली है या नहीं, क्योंकि अगर वो नीली नहीं है तो इसका मतलब गैस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, जिसकी वजह से पूरी गैस जो है वो चूल्हे तक नहीं पहुंच पा रही है और ठीक से जल नहीं रहा है। तो ये खतरनाक भी है और साथ ही साथ आपके जो ईंधन है उसको भी बर्बाद होने से आप इस तरह से बचा सकते हैं, अगर आप इसका ध्यान रखें। बिल्कुल। और जैसे बहुत लोगों को गरम खाने की आदत होती है, तो खाने उसी समय बनाइए, थोड़ा सा मार्जिन लेकर के कि गरम-गरम खाना बनाया और लोगों को खिलाना शुरू कर दिया। इससे बार-बार जो हम गरम करते हैं उससे भी ईंधन, पौष्टिक तत्व भी खत्म होते हैं ना मंजरी, ये भी तो बात है। अगर आप बार-बार खाना गरम कर रहे हैं तो उससे जो पौष्टिकता है उसका ह्रास होता है और साथ ही साथ गैस भी ज्यादा, और स्वाद में भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फर्क पड़ता है, बार-बार उसको गरम करेंगे तो जला रहे हैं।
जैसे कोई लोग लकड़ी की अंगीठी या चूल्हा जलाते हैं तो बार-बार लकड़ी को जला के खाना गरम कर रहे हैं, तो आपका ईंधन तो डबल खर्च हो रहा है। तो इन सब छोटी-छोटी बातों को सिर्फ गृहिणी ही नहीं ध्यान रख सकती, वो तो ध्यान रखेगी, लेकिन इसके साथ-साथ परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं, उनको भी ये बात सोचनी है कि हमें कैसे बचत करनी है। जो हमारी वाइफ कह रही है तो क्यों कह रही है? तो इसलिए गरम खाना खाएँ, उससे ईंधन बचेगा और जब आप अपनी गाड़ी निकालते हैं तो उस समय भी ध्यान रखिए कि पीछे की सीट पे अगर आप किसी को दे सकते हैं जगह बैठने की, कारपूल करें। हाँ, और तो या अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो जी। बाइक पर किसी को भी अपने साथ ले लें, लिफ्ट दे। दूसरों की सहायता करना ऐसे भी अच्छी बात है, और सहायता करने से और ईंधन बचाने से, अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने से जो खुशी महसूस होती है उसका तो कहना ही क्या। बिल्कुल। हे 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 ओ हो हे 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 ओ हो हे ओ महकी महकी ठंडी हवा ये बता, मेरे यार की गली का क्या तुझको है पता। हवा ने हंस के कहा, अरे सुन ले उसका पता, मिलना है यार से तो जा बॉम्बे टू गोवा। बॉम्बे गोवा बॉम्बे गोवा, बॉम्बे गोवा बॉम्बे गोवा, बॉम्बे गोवा बॉम्बे गोवा, बॉम्बे गोवा बॉम्बे गोवा, बॉम्बे गोवा। ये है प्यार का सफर, महकी ठंडी हवा ये बता, मेरे यार की गली का क्या तुझको है पता। हवा ने हंस के कहा, अरे सुन ले उसका पता, मिलना है यार से तो जा बॉम्बे टू गोवा। वाह 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 बॉम्बे गोवा बॉम्बे गोवा, 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 बॉम्बे गोवा या। वाह 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 ये है प्यार का सफर, ये है प्यार का सफर, ये है प्यार का सफर, ये है प्यार का सफर। भाई ये गाना तो हमें बताया गया कि जब बहुत सारे लोग साथ में होकर और एक साथ हंसते गाते खिलखिलाते हुए जाते हैं तो वो प्यार का सफर बन जाता है। देखिए ना, ये बॉम्बे टू गोवा के इस गाने में बस पे सब लोग जा रहे हैं और कितने खुशी खुशी जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं, और देखा जाए तो एक साथ पिकनिक मना रहे हैं, तो सब एक साथ होते हैं। तो देखिए हमारी जो तेल संरक्षण की हमारी बात थी वो कितनी सही साबित हुई ना। ये बात तो है। एक जगह जा रहे हैं तो तेल बच रहा है। तो कहते हैं ना, हमें जाना है कहीं तो सार्वजनिक वाहन जो होते हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आजकल ये जो कोरोना काल चल रहा है उसमें सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करते समय भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। या जैसे आप अगर कारपूल कर रहे हैं या आप
अपने स्कूटर पर किसी को पीछे बिठा रहे हैं तो एक तो ये ध्यान रखें कि मास्क ज़रूरी है और साथ ही साथ जो एक सैनिटाइजर का प्रयोग समय समय पर करते रहना वो भी बहुत आवश्यक है। और एक चीज जो कि हमारे इस जीवन में उतर आई है इस समय के साथ, कोरोना के साथ, कि बाहर से जाने के बाद तुरंत घर में बाहर के सभी कपड़ों को बिल्कुल हटा देना, धो लेना है और हाथ पाँव और मुंह अच्छी तरह से धोने के बाद ही अपनी जो दिनचर्या है उसमें प्रवेश करना है। बिल्कुल प्रवेश करना है और अब हम जो हाथ साबुन से धोते हैं वो धोना है और इस तरह से हमें अपना ध्यान भी रखना है ना? तो क्योंकि सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित और स्वस्थ रहें हमारी सखियां। और अब कार्यक्रम में समय आ गया है आपसे इजाजत देने का, तो आप सभी को राजुल और मंजरी वर्मा का नमस्कार।